उसके खिलाफ वो बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, उसको बुरा भी लगा होगा। बहुत बातें कही मैंने, ऐसी बातें कही जो उसने महसूस भी की होगी गौतम का मैंने क्या बिगाड़ रखा था। लेकिन कुछ ऐसे भी थे बेचारे जो मैं जीत की खबर सुन के आसन पार्टी ले गए। कोई कहता था उसने ट्रक में घेर के लावांगे, जात पात के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनको समझ ही नहीं होती कि ये आदमी है लुगाई है, बेईमान है, अभिमानदार है, भाई से। अरे भाई ने के चुतड़ा दोगे, भाई ने बता के करोगे? एक आदमी पैसे खाता है, एक आदमी ईमानदार है, अच्छा इंसान है, सत्यानाश पे बीज मारा इस देश का, और ये नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा। और लड़ूंगा तो 100% बीजेपी की सरकार लाऊंगा, इतनी ताकत है मेरे में। नमस्कार साथियों, जैसे कि आपने देखा दादा गौतम जो कि नारनौंद के अंदर पहुंचे, आज अपने जन्म स्थान अपने गांव नारनौंद में पहुंचे और उन्होंने गांव वालों का तहे दिल से धन्यवाद किया सफीदो हल्के में जीत के बाद। आज पहली बार दादा गौतम नारनौंद के अंदर पहुंचे। आप जैसे कि आप वीडियो में देखना, वीडियो में दादा गौतम ने सबके राज खोले, सब सच्चाई बताई है। सफीदो हल्कों में क्या हुआ दादा गौतम के साथ, क्या क्या साजिशें हुई, क्या क्या किसने दिया साथ दादा गौतम का, आप देखिए वीडियो को पूरा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपने आंतरिक शुरुआत बहुत ही माननीय सम्मानीय श्री रामकुमार गौतम जी विधायक सफीदों और हमारे नारनौंद से जो इनकी जन्मभूमि है कि आए और आए हुए अपने वर्कर्स को, गांव के लोगों को अपना आशीर्वाद दें। विधायक जी को जय श्री राम, विधायक जी को जय श्री राम। हमारे गांव के दूसरे साइड श्री प्रदीप लोहान जी, श्री राज लोहान जी, श्री बलवान लोहान जी किसान नेता, भाई दलबीर जी और उनके साथ बैठे वकील साहब और जितने मौजूद सभी लोग बैठे हैं, बाकी सारे सभी मान के योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं ये प्रोग्राम आज का करना नहीं चाहता था। प्रदीप से मैंने कहा भी था, माँ प्रदीप एक दिन में इतने आदमी नहीं आएंगे, ना आप टेलीफोन कर सकोगे। किसी ने किसी को टेलीफोन नहीं करा, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज से, और एकदम किसी का कोई काम होता है, किसी का कोई काम होता है, आदमी पहुंच नहीं पाते। पहले से ही पता हो 5-7 दिन से तो प्रोग्राम और अच्छा होता है, लेकिन कोई मजबूरी होगी शायद प्रदीप लोहान की और इन ठोड़ेदारों की। उन्होंने कहा जी कल ही करेंगे, तो कल ही इन्होंने ये प्रोग्राम किया। आप लोग आए हो, सारे जितने आए हैं सब मौजूद लोग हैं, सब मेरे वेल विशर हैं, मेरे इलेक्शन में भी सबका रोल है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप आए हो और मेरे इस सम्मान समारोह में शामिल हुए हो। बहुत लोग ये समझते थे कि रामकुमार गौतम नारनौंद से क्यों नहीं लड़ा, सफीदों क्यों गया। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा था कि मैं मदद करूंगा, नारनौंद से लड़ो। मेरे लड़के से बात हुई थी और मेरे को भी कहा था कि मैं तो कहीं से राज्यसभा से चला जाऊंगा या कहीं से भी लड़ूं, पर आप लड़ो, मैं मदद करूंगा दिल खोल के। तो मैंने कहा भाई कैप्टन अभिमन्यु, ये तो अपनी अपनी सोच है लोगों की,
पिछली बार उन्होंने मुझे बना दिया, बीजेपी की सरकार आई थी और तूने काम भी बहुत कर रखे थे, थोड़े नहीं किए हैं। क्योंकि हकीकत में तो यहाँ जो ताकत मिली है इस हल्के में, जो लोगों ने ताकत दी है, या तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को ताकत दी है और या कैप्टन अभिमन्यु को ताकत मिली है। हम तो भाई एमएलए तो तीसरी बार जरूर बन गए, लेकिन बिना ही ताकत के बने हैं। पहली बार हम बीजेपी के 2 एमएलए बने थे, सरकार में सीट नहीं था। दूसरी बार जब बने तो सोच तो ये थी कि भाई हमारा अजीज है, बहुत मेहनत करके हमने इस पार्टी को खड़ा किया है। मैं फाउंडर मेंबर था इस पार्टी का पिंडारा से, और उस लड़के को भी बहुत ऊंचा ले जाना चाहता था मैं चाहता था वो चौधरी देवीलाल की तरह से बहुत नाम कमावे, बड़ी इज्जत कमावे। लेकिन खैर उसकी अपनी सोच थी, अब उसका जिक्र नहीं करना चाहता मैं। अपनी अपनी सोच है। एक बार तो ऐसी भी नौबत आई थी विधानसभा में, मुझे कहने लगा कि आप कहते हो मैंने बनाया है, आप इस्तीफ़ा दे के लड़के देख लो। तो मैंने कहा भाई तू तो ब्रजेंद्र की माँ से भी हारा था और 45,000 वोट से जीत गया। मैं कहा भाई तू इस्तीफ़ा दे दे। लेकिन कुदरत की बात है, उस भाई ने अब के उचाना से लड़के देख लिया, मेरे ख्याल में 4था नंबर पे है शायद, और जमानत भी जब्त हुई है। एक उसका भाई ज़रूर अच्छी वो वोट ले गया, बाकी कहीं कोई पार्टी का कोई आदमी जीता नहीं। और मेरा तो फिर सूत बैठ गया सफ़ीदों से। मैंने कैप्टन को कहा था, देख भाई कैप्टन, हक तेरा बनता है। ईमानदारी की बात तो ये है, हमारे गांव के थे, मेरे से बड़े थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, और उनके पिताजी यहाँ के इस गांव के सरपंच रहे चौधरी दीवान चंद। बहुत ही साफ और अच्छी नेक नीति के इंसान थे, बहुत सच्चे इंसान थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह को जितनी ताकत मिली उसके मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। देखिए चौधरी देवीलाल इस धरती के सबसे बड़े नेता हुए, बस चल पड़ा। रिश्तेदार तो तेरा ये उरा बैठा यो गुजर करेगा, बैठ जा कोई तेरे नंबर कट दे नहीं। जो क्या देखे गुरु रिश्तेदार खातिर आ रहा हूँ। चौधरी देवीलाल बहुत बड़े नेता थे इस धरती के, आजा। और मेरी ऐसी सोच है, 77 में चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत पावरफुल मिनिस्टर बनाए थे चौधरी देवीलाल ने, और मेरी ये सोच है चौधरी देवीलाल ऐसे इंसान थे, अगर उनको बास में ले जाके खड़े कर देते, चौधरी साहब अपनी बेटी बसा में धक्के खांदी हंड है, नानोद में ले आके खड़े कर देते, चौधरी साहब बेटी बेचारी सवेरे धक्के खांदे हंड है, कोई जीन जा है, कोई हिसार जा है, कॉलेज बना दे। चौधरी देवीलाल 3 कॉलेज बना देते तो भी यूँ समझो थोड़ा था। वो इस टाइप के इंसान थे, देहात पे मरने वाले इंसान थे चौधरी देवीलाल। लेकिन भाई मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं क्या कहूँ, एक तहसील बनवाई, लेकिन जुल्म की बात ये रही उस तहसील की भी बिल्डिंग नहीं थी, वो भी मैंने बनवाई। इतना कदावर नेता। ट्रेजरी नहीं थी, पहले दिन खजाना के लिए जाते थे लोग हासी, दूसरे दिन रजिस्ट्री कराने आते थे। ट्रेजरी मैंने बनवाई। ये दे हमारे सड़ा करती, बहुत बुरा हाल था।
दे दादा का जो मंदिर है उसके सामने जो आज वहाँ बहुत बढ़िया धर्मशाला बन रही है, पार्क बन रही है, वो मैंने बनवाया। चौधरी वीरेंद्र सिंह तो इस नारनौंद का कायाकल्प कर सकते थे, लेकिन ध्यान नहीं था इस ओर। ITI मंजूर करवाई, अपने लोग गांव में ज़मीन नहीं थी, वो माजरे वालों ने ज़मीन दी, वहाँ बन गई। ये बस स्टैंड बनवाया, और मेरे ख्याल से बताते हैं, किस तरह लगा मुझे नहीं पता, कहते हैं जी 36 करोड़ के करीब रुपया आपका नारनौंद में लगवाया है। 36 करोड़। कोई ऐसी धर्मशाला नहीं है किसी समाज की जिसमें बहुत बढ़िया पैसा जितना मांगा उतना नहीं दिया हो। मेरे ख्याल में 3-4 तो ऐसी हैं जिनमें 51-52 लाख रुपया दे रखा है, सब धर्मशालाओं में दिया है। और भाई जैसा कर सकता था बिना ताकत के, जितने बच्चों को रोजगार दिला सकता था, कोशिश की पूरी अपनी तरफ से। और भाई फिर भी कई भाई सुनता था मैं, वैसे तो नारनौंद हल्के से सारे हरियाणा से मेरी मदद के लिए बहुत लोग गए, बहुत बड़ा एहसान बंद हुई इस हल्के के लोगों का और सारे हरियाणा का। मेरे लिए रोज़ वोट मांगने आते थे, कोई यमुनानगर से भी आता था, कोई कहीं मेवात से भी आता था, सब जगह के जिनने मेरे से प्यार था। लेकिन कुछ ऐसे भी थे बेचारे जो मैं जीत की खबर सुन के आसन पार्टी ले गए उनका बस नहीं चला। वो यूँ क्या करते, बोला भाई वो तो नहर में आओगी उसकी लाश, कोई कहता था उसने ट्रक में घेर के लावांगे। एक रहस्य की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराई थी हरियाणा में 1989 में, और मैंने जो बड़ा सम्मेलन रख रखा था जींद में, उससे पहले चुनाव डिक्लेयर हो गया। वो कर नहीं सका मैं रैली, और ज़बरदस्ती करके मेरे कुछ ऐसे साथी थे, नाम नहीं लेना चाहता, वो कहने लगे जी हम तो यहीं आपके बारना आगे तेल छिड़क के मरेंगे अगर इलेक्शन नहीं लड़ा तो। वो इलेक्शन लड़ा जिसमें मेरी बहुत दुर्गति हुई, बड़ी बेइज्जती हुई, बहुत थोड़े से वोट आए। उसके बाद मेरे दिमाग में था, मैं जलसे करता था उन दिनों सारे हरियाणा में। बहुत मेरे ख्याल में कम जिले हैं जो बचे थे, ज़्यादा जिलों में मैंने जलसे करे पॉलिटिकल पार्टी बना के। मेरी नज़र सफ़ीदों पे पड़ी। मैंने कहा सफ़ीदों ऐसा हल्का है जहाँ सारे बसे हैं भाई। मैं किसी का कसूर नहीं कहता, लोग भोले भाले लोग हैं, जात पात के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनको समझ ही नहीं होती कि ये आदमी है लुगाई है, बेईमान है, ईमानदार है, भाई से। अरे भाई ने के चुतड़ा दोगे, भाई ने बता क्या करोगे? एक आदमी पैसे खाता है, एक आदमी ईमानदार है, अच्छा इंसान है। सत्यानाश जो बीज मारा इस देश का जात पात ने, छुआछात ने, भेदभाव ने। अरे कहाँ था? सोने की चिड़िया थी हमारा देश, कहाँ पहुंच गया? हमारे 80 रुपए, अमेरिका का $1, छोटे छोटे देश कुछ भी नहीं जिनकी वैल्यू, हमारे 14 रुपए, उनका एक शहर जैसे भी नहीं हमारे जैसे। लेकिन सत्यानाश कर दिया इस जात पात ने भाई। अरे सारे अपन एक जात के हैं, इसको समझ लो इस बात को। और लीडर तो कोई भी हो, मैं तो चलो बूढ़ा हो गया भाई, मेरा तो हो आ लिया। किसी को भी वोट दो, उसको पहले ये देखो ईमानदार है बेईमान है, बीज असली है कि नकली है, और ना देखो कुछ भी, काम करने वाला कि नहीं, अपना पेट भरने वाला है, ये चीजें देखने की। मैं सफ़ीदों किस लिए गया, रजिस्टर करा दी मैंने पॉलिटिकल पार्टी, सारे जलसे कर रहा था। लगभग 25-30 गाँव में मैं सफ़ीदों के गाँवों में मैंने जलसे करे, बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया लोगों ने मेरा। तो मैंने फैसला कर लिया भाई लड़ूंगा इलेक्शन सफ़ीदों से, यहीं से राजनीति शुरू करता हूँ।
किसी ऐसे नेता उसका नाम नहीं लेना चाहता। वो गैरजात की राजनीति करता था। कोई हमारा सेठ जी चला गया उससे मिलने, वो सिनेमा हॉल का मालिक था सफीदों में, और सेठ जी क्या गपशप है? बोला जी गपशप, अरे पॉलिटिकल गपशप बता। कहता है जी एक नए नाच जामे है, राम कुमार गौतम, जल से कर रहा है जी गम्मा, मेरे बड़ा तगड़ा स्वागत कर रहे हैं लोग, और जी इलेक्शन लड़ेगा। तो बोला भाई इलेक्शन लड़ेगा, क्या वो बन भी सकता है? तो बोला जी बनने का नहीं बेरा, लेकिन मुकाबला करेगा वो। उसने कहा भाई उसकी सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? बोला मुआना। मुआना से ही ठाकर बनी सिंह को खड़ा कर दिया। ठाकर बनी सिंह बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बड़े जमींदार थे, 600 700 800 बीघे जमीन के मालिक थे। ना उनने पहले कभी लड़ा, ना उसके बाद कभी लड़ा, सिर्फ मेरे को मारने के लिए इलेक्शन लड़ा। अगर उस वक्त मुआना से ठाकर बनी सिंह नहीं खड़े होते, ईमानदारी से कहता हूं, भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूं, अव्वल तो मैं 100% बनता, लेकिन फिर भी अगर हार जाता तो मेरी पार्टी खड़ी हो जाती। पर क्योंकि कोई भी नया आदमी है, बहुत दिक्कतें आती हैं उसको, तो मेरे मन में वो टीस थी जो उस समय बना था एमएलए, मेरे दिमाग में ये थी भाई तू बनता, ये तो गलत बन गया। और मेरे मन से कभी वो बात गई ही नहीं। अब की बार पार्टी ने मुझे पूछा, उनको ये उनके दिमाग में थी पार्टी के कि अगर ये आदमी तुम्हारी टिकट ले ले कहीं से, तो ये इसका पार्टी को बहुत अच्छा लाभ होगा। उन्होंने मुझे कहा कि आप फलानी जगह से लो, नाम नहीं लेता। आप बेचारे कई लोग यूँ कहीं ओतरी की मारे उरे मरे हो। 4 जगह से मुझे टिकट की ऑफर हुई, मैं मना कर गया। कहने लगा और बताओ। मैंने कहा सिर्फ सफीदों से लड़ूंगा, अगर टिकट दोगे। इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता, वरना कतई कोई दिलचस्पी नहीं मेरी। और लड़ूंगा तो 100% बीजेपी की सरकार लाऊंगा, इतनी ताकत है मेरे में। पार्टी ने मेरी बात को मंजूर कर लिया, मुझे टिकट दे दी। उससे पहले कहा इस्तीफा दे दो, आप पहले दे दो पार्टी से इस्तीफा, एमएलए का ना देना। मगर यो टैग जो लाग रहा है पहले इसने तारूंगा, एमएलए से पहले दूंगा। पहले एमएलए से इस्तीफे दिया, फिर दिया मैंने पार्टी से, और अगले दिन कहने लगे ज्वाइन करो जीन में। कोई आदमी ये नहीं कहता था पार्टी का या कोई और आमजन कि बीजेपी ताकत में आओगी। कोई यूं कहते थे सारे सट्टेबाज 24-25, 24 और 25, इससे फालतू बीजेपी आएगी नहीं। मैं अकेला था राम कुमार गौतम, जो डंके की चोट पे मैंने कहा था जींद में 50 सीट आएंगी, बीजेपी की हुकूमत बनेगी और ये नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा। और बाद में अनेक बार ये कहा, 3 तारीख तक मैं कहा खतरनाक आंधी चलेगी बीजेपी की, और कई कई कोस में कांग्रेस दिखेगी भी नहीं। ये मैं ही कहता था और कोई नहीं कहता था। और इलेक्शन का मुझे पता था। देखिए भूपेंद्र हुड्डा से मैं गणना नहीं करता हूं, भूपेंद्र हुड्डा अच्छा इंसान है, कोई भाई बुरा मानो 20 बार। उसकी रगों में देशभगत का खून है, जो रणबीर सिंह का, उसको गलत नहीं मानता मैं। लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूं तो बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती थी। मैंने 2+2 का पढ़ा, उसके खिलाफ वो बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। उसको बुरा भी लगा होगा, बहुत बातें कही मैंने, ऐसी बातें कही जो उसने महसूस भी की होगी गौतम का मैंने क्या बिगाड़ रखा था। लेकिन अगर मैं ये नहीं बताऊं कि भाई बीजेपी लाओगे तो यो फायदा और या हुड्डा पार्टी लाओगे तो इसका यो नुकसान,
वो इस लेवल तक चला गया मैं, जो मुझे शोभा भी नहीं देता था। लेकिन अगर मैं उस लेवल तक नहीं जाता तो भाई बीजेपी की हुकूमत कोई कितना ही राजी हो रहा है, सपने में भी नहीं आए थी। 25 नहीं आए, 35 आ गए हैं। ये जो खेल था मेरा, जो 2 जमा 2 का, आज कोई मानो ना मानो, 2 जमा 2 पढ़ाए सबको। सबको समझाया, देखो भाई अगर बीजेपी को बनाओगे तो नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा, सबको सबका हक देगा, 36 बरादरी का हकूक वाली पार्टी बनेगी। और भाई हुड्डा साहब की को अगर बनाओगे, हुड्डा पार्टी को, 10 साल इसका राज देख चुके हो। बहुत बातें और कही जो मैं यहाँ नहीं कह सकता, अब उसके खिलाफ बोला मैं, उसे नफरत नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी बोला, राज आवा ही नहीं था वरना किसी सूरत में भी। और मैंने कहा भाई अगर चाहते हो आप हरियाणा में सबका भला हो तो 2 हरफ की बात है, कई हरफों हिसाब से समझाया मैंने, एक एक बात को समझाया, ऐसे ऐसे लफ्ज कह के समझाया, लोग समझ गए। कोई मानो ना मानो उसकी चिंता नहीं करता हूं मैं। कोई भाई राजी हो रहा हो तो तेरी वजह से बन गई। हाँ, नायब सैनी को अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते, सपने में भी बीजेपी आवे नहीं थी किसी सूरत में भी। नायब सैनी एक ट्रम्प कार्ड था, ट्रम्प कार्ड, जीत का पत्ता। गरीब लोगों में एक मैसेज गया, सैनी में, बैकवर्ड में और डाउन ट्रोडर, छोटे मोटे गरीब गुरबे मेरे जैसे, और टिकटें भी बीजेपी ने समझदारी से बांटी। और हुड्डा साहब को मैं कहूँ था, मगर भाई ये एरोगेंसी मारगी तने, ओवर कॉन्फिडेंस। अरे मगर तू भिवानी से किसी ने भी दे दिंदा, कम्युनिस्ट ने दे दी, जो कम्युनिस्ट करे वो बता के दारले ने जीतेंगे। मगर मैंने कहा अगर समझदारी से करता, खैर चलो वो उनकी बात है। तो भाई मैं बहुत गर्व से कहता था कि अगर बीजेपी को बनाओगे तो हरियाणा में तो सबको सबका हक मिलेगा ही, लेकिन देश में भी नरेंद्र मोदी को ताकत मिलेगी। नरेंद्र मोदी इस देश में फरिश्ता बन के आया है। किसी की माँ ने दूध नहीं चुंगाया था जो 370 धारा तोड़ दे, किसी की माँ ने दूध नहीं चुंगाया था। कांग्रेसी तो यूं कहते थे 10 साल और ना फैसला होने दो इस बाबरी मस्जिद वाला, राम मंदिर वाला, और हमारी मुस्लिम बहन बेटियों का 3 तलाक। सारे मुल्ले इकट्ठे हो गए थे, नहीं बोले ये हमारा कानून है, ये यूं बोले हमारे धर्म में दखलंदाजी है। नरेंद्र मोदी ने परवाह नहीं की। और जब भी कोई महिला आरक्षण की बात आती थी एमएलए एमपी में, ये जितने कांग्रेसी और अट्टू बट्टू इकट्ठे हो रहे हैं साथ में, ये बिल को फाड़ देते थे। बोले तो एक के मारी है तो इतनी आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। नरेंद्र मोदी ने हमारी बहन बेटियों के लिए 1/3 एमएलए एमपी में रिजर्वेशन कर दी। आगे जो इलेक्शन होगा उसमें महिला 1/3 एमएलए और 1/3 एमपी बनेगी देश की। बहुत काम किए, अनेक काम किए हैं। हालात क्या थे देश के? अरे इस देश के बहुत ही काबिल प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अमेरिका गए, झाड़ा ले लिया, तलाशी ले ली वहीं एयरपोर्ट पे। वो कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह की तलाशी नहीं थी, वो तलाशी थी इस देश की। इस देश की इज्जत नहीं थी। इस देश को कूड़ा करकट समझते थे अमेरिका और वो दूसरे देश। नरेंद्र मोदी ने पहली बार बताया हिंदुस्तान है यो, पाकिस्तान नहीं है। और मंदिर बनेगा तो अयोध्या में बनेगा और के मक्का मदीना में बनाओगे इसको। बहुत बड़े काम किए हैं। मैंने कहा भाई इस पार्टी को बनाओ, इस पार्टी को बनाओगे तो नरेंद्र मोदी को भी ताकत मिलेगी जिसने देश को दुनिया में जनाया है। तो भाई मैं तो इसलिए गया था, मुझे पता नहीं था कि वहाँ जाके मेरी दुर्गति होगी। सफ़ीदों में 91 में मिसाल दे कहते थे अब की बार युग
1500 पर्ची आई थी के तो इसका बला और घट देंगी। बड़ा खतरनाक प्रचार था। ये भी कहते थे कई। वहाँ एक और खतरनाक बीमारी, अपने जो इलेक्शन में कैप्टन अभिमन्यु जब हराया आप लोगों ने गलत काम करके, उस वक्त मेरे जितने पैसे लगे थे पार्टी के और मेरे उससे दोगुने से ही फालतू लगे। वहाँ बड़ा खतरनाक हल्का है, लल्लू पंजू हल्का नहीं है वो तो एक फिल्म का गाना है, सुना दूंगा तो सफेद वाले कई भाई बापू जी तुम क्या क्या खरीदोगे। तो खैर जो भी है, अरे सुना दिया और के पास से गौलू। तो भाई खैर मैं इसलिए गया था कि सारी बीजेपी के नुमाइंदे जितने भी टिकटार्थी हैं सब मुखालफत करेंगे, ये सोच के गया था। और ये सोच के गया था आधी वोट अकेली मेरी आऊँगी, आधी में सारा और जितना भी लड़ रहे हैं सब आधी में रह जाएंगे। लेकिन भाई बाल बाल बचाऊं बहुत बड़ी मुश्किल से 4037 वोट से जीता हूँ। जो कैंडिडेट थे उनसे मेरी नफरत नहीं थी। सुभाष गांगुली है, बहुत ही नेक लड़का है। जब भी मिलता था मुझे अपने माँ बाप की तरह से जैसे इज्जत करते हैं वो करता था। हमारे पहली बार ही मिला जसवीर देसवाल, वो भी अच्छे से अच्छा इंसान है, बहुत इज्जत करता था। लेकिन भाई लड़ाई में केक रख के बिरानी के ऊपर बकना लड़ाई तो लड़ाई है। तो आज आपने मेरा बहुत स्वागत किया, बहुत मान किया। अपने गांव में आया हूँ, इस गांव का कर्जा तो मैं उतार सकता नहीं भाई। और मेरे ख्याल में हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल का काम है। छोटा मोटा कर्ज नहीं है ये इस गांव का, इस हल्के का भी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोल है मेरी ज़िंदगी में, मेरे परिवार की ज़िंदगी में, तो नारनौंद का है। अरे देखो, हमारे बाबा मंगतराम गौतम थे, 7 साल के करीब मेरे ख्याल में उस साल पंचायत ज़्यादा चली थी। 7 साल सरपंच रहे, मेरे पिताजी को सरपंच बनाया। चौधरी साधु राम मेरे पिताजी के छोटे भाई की तरह से थे, भाई थे। लोग यूँ कहते कई तो बिलाई भी के मारा जाएगा यो थाराड़ा, बा क्यों न्यूलाइश ने गलत थन का हाथ ला दिया लेकिन फिर भी गांव ने इज्जत रखी। बिलाई का कदे मेंबरे नहीं बना, सरपंच बना और धड़ेले से करी। गांव का कर्जा है ये। उसके बाद ब्लॉक समिति चेयरमैन, म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन, और मेरे को आंधी में खतरनाक आंधी थी बीजेपी की। तो वीरेंद्र सिंह का नेता लड़का वो मेरे मुकाबले में, सरोज मोर मेरे मुकाबले में, वो भी बहुत कदावर थे। अपने डीएसपी साहब राज सिंह मोर। लेकिन इस गांव ने मेरी इतनी इज्जत रखी, मेरे ख्याल में इतनी खतरनाक टिकट, बड़ी टिकट, आंधी वाली टिकट के मुकाबले में बहुत अच्छे वोट से मुझे जिताया। बहुत बड़ा एहसान है भाई, छोटा एहसान नहीं है। और जब सोई वीरेंद्र सिंह के पास सोई देवीलाल जैसी शख्सियत की टिकट थी, सोई चरण सिंह जैसे इस देशभगत की टिकट थी, उस टिकट पे भी नारनौंद गांव में 77 में मेरे को जिताया, 82 में मेरे को जिताया, 87 में मैंने लड़ा नहीं, वीरेंद्र सिंह की मदद करी थी। हमने भी गांव का था, यूँ सोचा भाई आंधी है तो ये देवीलाल की यो ही करेगा कुछ ना कुछ। 91 में सफीदों चला गया, 96 में मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, 2000 में आया जब भगत सिंह खड़ा कर दिया चौटाला साहब ने। चौटाला साहब की खोपटन है भाई, क्या करें, उसका के करे कोई। मैं गया भी था चौटाला साहब के पास, चौटाला साहब मेरी मुखालफत ना करे। हाँ बिल्कुल नहीं करूँगा, ना ये सीट क्लेम करूँगा। लेकिन भाई अब के कहूँ, बुजुर्ग आदमी, मेरे से भी बड़ा है उम्र में, कितना नुकसान उठाया चौटाला साहब ने। मैं तो उसकी तारीफ़ें करूँ है, मैं बन जाता तो भगत सिंह पर खेल लिया उसने, बोला भगत सिंह रेतरी काली जाली का बटवा लेकिन वो गलत आदत थी उसकी, चौटाला साहब की, वो मजबूर थे आदत से। तो 2000 में
गांव से यो बताया करे बलवान यू के 51 वोट से चाहे वीरेंद्र सिंह जीते थे राम भगत वाले वक्त में, लेकिन फिर भी बहुत साथ दिया क्यों मेरी तो टिकटें छीन ली थी चौटाला साहब ने। 2000 के बाद 2005 में इतनी तकड़ी टिकट थी अजय चौधरी पे, अच्छी वोट से जिताया मैं गांव ने। बहुत बड़ा इस गांव का एहसान है भाई, बहुत बड़ा कर्ज है। 2009 में जिताया, फिर एमएलए नहीं बना मैं। 2014 में जिताया, फिर एमएलए नहीं बना मैं। 2019 में 2024 में इस गांव का तो कर्जा मैं अपना सब कुछ दे के भी नहीं तार सकता भाई, लेकिन ये है कि मैंने कोशिश की है, कोशिश जीऊँगा, इतने करूँगा, इस गांव को भूल नहीं सकता कभी भी। चाहे मैं इंग्लैंड चला जाऊँ पर नारनौंद ने नहीं भूल सकता जब तक जीऊँगा, क्योंकि एहसान इतने हैं उतरने के लायक नहीं है, उतर नहीं सकते। इतनी ताकत भगवान बड़ी कुर्सी बिठाओ जब जाके उतरें भाई, ठीक है। वो हमारे बड़की नहीं, हमने तो छोटी मोटी का सूत बैठे उड़े यो कासूरान लड़े इसने ना लगा भगवान जा रहे। हर आदमी जानता है भाई हमारा भी रोल है सरकार को बनाना, लेकिन भाई चलो जो लिख रखा है राम ने वो बनेगी भाई। आपने बहुत प्यार से मुझे आज बुलाया, स्वागत किया। गलती थोड़ी सी इतनी रहेगी बस कि यही प्रोग्राम अगर एक हफ्ते बाद कर लेते तो हाजिरी बेहिसाब होती। बहुत अच्छे लोग, किसी को पता ही नहीं है, तो ज़मींदारे का टाइम तो कोई बात नहीं, ज़मींदारे का भी रह जावे, लेकिन अगर लोगों को खबर हो जाती एक हफ्ता पहले तो बहुत अच्छे से अच्छा वो होता। और फिर एक प्रोग्राम 12 तारीख का हमारे लोहान भाइयों का, दादा देवराज का जन्मदिन मनाते हैं, उसमें भी मेरे को बुलाया है 12 तारीख को। तो ये तो बल्कि मैंने प्रदीप को ये बताया था, मगर प्रदीप भाई 12 तारीख ने फ़ोन आया मेरे पे, यो बोला मारा लगा केक रहा फिर मगर तेरा फेर के लिए नहीं बोला ना, तड़के ही कराएंगे। चलो कोई बात नहीं भाई, मेरे लिए तो कोई चाहे 2 आदमी हो, चाहे 10 आदमी हो, चाहे 100 आदमी हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।